कभी कभी पुलिस प्रशासन के सामने भी कुछ ऐसा केस आ जाता है जिसको सॉल्व करने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं और इधर अपराधी बहुत ही सुकून के साथ अपने जीवन को जी रहे होते हैं। उनको पूरा विश्वास होता है कि शायद हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन शायद वो इस बात को भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की जो सच्ची घटना है ठीक इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस केस को मात्र 2 दिनों के भीतर ही सॉल्व कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल यह उत्तराखंड प्रदेश की घटना होती है। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है नैनीताल, और इसी नैनीताल का एक छोटा सा शहर लगता है रामपुर, और इसी रामपुर शहर के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है नंदपुरा, और इसी नंदपुरे इलाका का रहने वाला कुलदीप महेश्वरी होते हैं। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ करीब 15 जून की सुबह की। दरअसल कुलदीप अपने किसी काम से गांव की बाहर सूखी नहर किनारे होते हुए बाजार जा रहा था, तो वो देखता है कि नहर के भीतर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देता है। इधर रामपुर पुलिस को जैसे ये बात पता चलता है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पे पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वहां पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस प्रशासन जब उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है महिला जो मरी है उसकी उम्र करीब करीब 26 से 28 वर्ष के आसपास है। दरअसल उसके चेहरे पे कोई केमिकल डाल करके पूरी तरह से उसे जला दिया गया था, जिसकी वजह से उसको पहचान पाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पुलिस प्रशासन जब उस लाश के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस लाश की शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसलिए पुलिस सबसे पहले अपने कब्जे में लेकर के उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब तक मरने वाली महिला की पहचान नहीं हो जाती, पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस महिला की पहचान कराने के लिए उसका एक फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देती है। लेकिन पुलिस जैसे इस फोटो को सोशल मीडिया पे डालती है, देखते ही देखते ये फोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। जैसे ही एक दिन का समय बीतता है, आखिरकार अगले दिन 16 जून को एक व्यक्ति थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं दिल्ली के भजनपुर इलाके का रहने वाला हूं। दरअसल जिस महिला का फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी है, जिसका नाम होता है जन्नत अंसारी। अब अंकित जब ये सारी बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस उस लाश को अंकित को दिखाती है, जिसको देख करके अंकित पहचान कर लेता है। लेकिन अंकित जब उस लाश को पहचान करता है, पुलिस को सबसे पहले कहीं ना कहीं अंकित के ऊपर ही शक हो जाता है, क्योंकि अंकित जाति से ब्राह्मण होता है तो वहीं उसकी पत्नी मुस्लिम समुदाय से होती है। इसीलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि या तो अंकित या फिर उसके परिवार वालों ने मिल करके जन्नत की हत्या कर दिया हो। पुलिस अंकित को अपने हिरासत में लेकर कर फिर जन्नत की हत्या के बारे में पूरी सख्ती दबाव के साथ पूछताछ करती है। पुलिस अंकित से एक पर एक कई सारे सवाल तो करती है, लेकिन पुलिस को लास्ट में पता चलता है कि सच में अंकित निर्दोष है। उसके बाद से पुलिस अंकित को छोड़ तो देती है, लेकिन साथ ही साथ अंकित से एक सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है। इसके ऊपर अंकित पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि दरअसल मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के जीजा सोनू सैनी ने किया है। सोनू जो कि रामपुर के इलाके में ही रहता है। अंकित जब सोनू का नाम लेता है, पुलिस अंकित के ही कहने पर सोनू के नाम पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर सोनू से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे पुलिस जाती है। तो पता चलता है कि सोनू अपना घर छोड़ करके भाग चुका है, जिसकी वजह से पुलिस वाले को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद सोनू जन्नत की हत्या के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है। इसीलिए पुलिस अब सोनू को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपनी खबरियों को भी अपने काम पे जुटा देती है। तभी शाम के समय एक खबरी थाने आता है और थाने आकर के पुलिस वालों को कहता है कि साहब, सोनू चोरपानी इलाके में छिप करके बैठा हुआ। खबरी जैसे इस तरह की लोकेशन पुलिस को देता है, पुलिस उसी समय ही अपने टीम के साथ चोरपानी इलाके में जाती है और वहाँ से सोनू को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और फिर जाकर के सोनू से जन्नत की हत्या के बारे में पूरी सख्ती दबाव से पूछताछ करती है। सोनू भी तुरंत ही अपना जुर्म को कबूल कर लेता है, लेकिन सोनू जब हत्याकांड की पूरी कहानी को बताता है तो इसमें एक और भी रैकेट का खुलासा होता है। सोनू, जिसके पिता का नाम होता है पूरन सैनी, दरअसल सोनू जो कि रामपुर इलाके का ही रहने वाला होता है, रामपुर इलाके से ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है। लेकिन सोनू जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ देता है और फिर आवारा लड़कों के साथ में मटर गश्ती करने लगता है, जिसके वजह से
सोनू के पिता पूरन भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। इसीलिए पूरन सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ, शायद शादी के बाद सोनू सही रास्ते पे चलाएगा। इसीलिए पूरन अपने बेटे की शादी मीना कुमारी से करते हैं। मीना जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाली। सोनू जब मीना से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, शादी के बाद सुधरने के बजाय वो और भी गलत रास्ते पे चल पड़ता है। दरअसल शादी के बाद सोनू का कई सारी अन्य महिलाओं के साथ में अनैतिक संबंध बनना शुरू होता है। दरअसल सोनू का जिन महिलाओं के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, दरअसल वो सब के सब महिला रामपुर इलाके में ही देह व्यापार का धंधा करती है। सोनू का जब इस तरह की महिलाओं के साथ में जब संगत होता है, उसके बाद से सोनू जो कुछ भी पैसा कमाता है उन्हीं सारी महिलाओं के ऊपर उड़ाने लगता है। दरअसल उन सारी महिलाओं के साथ में इस तरह से घुल मिल जाता है सोनू कि आखिरकार एक दिन सोनू भी इसी धंधे में उतर जाता है। उसके बाद से उन महिलाओं के साथ में मौज मस्ती ही नहीं करता, बल्कि उन महिलाओं के लिए कस्टमर भी यानी ग्राहक भी ढूंढ कर लाने लगता है, जिसके वजह से सोनू भी ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। कुछ ही समय में सोनू जब बहुत अच्छा खासा पैसा कमा करके अपनी पत्नी को देता है, इधर सोनू की पत्नी मीना को भी ये बातें पता चल जाता है कि आखिरकार उसका पति कौन सा काम करता है। लेकिन मीना को जब अपने पति का सच्चाई पता चलता है, मीना अपने पति को सही रास्ते पे लाने के बजाय खुद भी इसी धंधे में उतर जाती है। उसके बाद से सोनू उन सारी महिलाओं को अपने घर पे ही बुलाने लगता है और सारे कस्टमर को भी अपने घर पर ही बुला करके मिलवाने लगता है। ये सिलसिला करीब कई महीनों तक चलता है, जिसमें सोनू अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता, बल्कि अपने लिए एक कार भी खरीद लेता है। लेकिन जैसे कुछ महीने का समय बीतता है, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी सोनू के आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है। लोगों को इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर सोनू को जब पता चलता है कि वो जो कोई भी काम करता है पुलिस को पता चल चुका है, इससे पहले कि पुलिस सोनू के घर पे पहुंचती, सोनू अपनी पत्नी के साथ में वहां से किराए का कमरा खाली कर देता है और फिर चिल्की इलाके में जाकर एक किराए का कमरे लेकर वहीं पर वो रहने लगता है। फिर वहीं से अपना देह व्यापार का धंधा शुरू करने लगता है। लेकिन चिल्की इलाका में जाकर के जब वो धंधा शुरू करता है, वहीं पे सोनू की मुलाकात वहीं पर एक लड़की से होती है, जिसका नाम होता है रुखसार। रुखसार जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाली होती है। दरअसल रुखसार भी इस धंधे को पिछले कई सालों से करते आ रही थी। लेकिन सोनू जब रुखसार को देखता है तो रुखसार की खूबसूरती को देख उसको पहली नज़र में उसे पसंद हो जाता है और फिर रुखसार से भी वो शादी कर लेता है। सोनू जब रुखसार से शादी करता है तो रुखसार से सोनू के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन सोनू जब रुखसार से शादी करता है, शादी करने के बाद भी रुखसार को इस धंधे से बाहर होने निकालता है। रुखसार की ही छोटी बहन है जन्नत अंसारी, जो कि अपनी माँ सलीमा के साथ में दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहती है। दरअसल जन्नत की माँ सलीमा भी भजनपुर इलाके में देह व्यापार का ही धंधा करती है। जन्नत जिस इलाके में माँ के साथ रहती है, उसी के घर के सामने अंकित शर्मा भी रहता है। अंकित जब जन्नत को देखता है तो जन्नत की खूबसूरती देख उसको पसंद कर लेता है और फिर अंकित और जन्नत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अंकित और जन्नत के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से अंकित जन्नत से शादी करने का फैसला कर लेता है। इस बात की जानकारी जब जन्नत की माँ सलीमा को पता चलता है, सलीमा भी इस शादी की मंजूरी ही नहीं देती, बल्कि खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी अंकित से करवा भी देती है। अंकित जब शादी कर लेता है, उसके बाद से जन्नत अपनी माँ का घर छोड़ करके अंकित के साथ ही रहने लगती है। लेकिन अंकित जब शादी कर लेता है, उसके बाद से अपने ससुराल भी जाने लगता है। लेकिन एक दिन अंकित जब अपने ससुराल में जाता है, तब अंकित को पता चलता है कि दरअसल उसकी सास काम कौन सा करती है। अंकित को जब ये बात पता चलता है कि उसके साथ देह व्यापार का धंधा करती है, उसके बाद से अंकित अपनी पत्नी को उसके मायके में जाने से रोक लगा देता है, जिसके वजह से जन्नत और उसके पति के बीच में अब झगड़े तकड़े शुरू हो जाते हैं। और आखिरकार ये लड़ाई झगड़े इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से जन्नत अपने पति को छोड़ करके रामपुरा इलाके में अपनी बड़ी बहन रुखसार के पास चली जाती है और अपनी बहन के पास ही रहने लगती है। लेकिन जन्नत जब रुखसार के पास पहुंचती है, उसके कुछ ही दिन के बाद इधर रुखसार का भी अपने पति सोनू से इसी धंधे को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से रुखसार भी गुस्से में आकर के अपने पति सोनू को छोड़कर अलग किराए का कमरा लेकर के रहने लगती है। इधर जन्नत अपनी बहन के पास आकर के रहने तो लगती है, लेकिन अब उसको ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो अब करे तो फिर करे क्या। इधर सोनू जब जन्नत को देखता है तो जन्नत की खूबसूरती देख सोनू को ऐसा लगता है कि अगर जन्नत भी इस धंधे में उतर जाएगी तो कम ही समय में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। यही बात सोच करके अब सोनू जन्नत से बातचीत करने लगता है और आखिरकार बातों ही बातों में जन्नत को फंसा लेता है। जन्नत भी जब सोनू के बातों में आ जाती है, उसके बाद से सोनू बगल के ही इलाके में एक किराए का मकान लेकर के जन्नत को दे देता है और उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर एक महिला को भी रख देता है।
दरअसल जन्नत का सारा खर्चा सोनू ही उठाने लगता है। जब कुछ दिन का समय बीतता है, एक दिन सोनू जन्नत से कहता है कि तुम भी इस धंधे में उतर जाओ। लेकिन जन्नत को जब इस धंधे में उतरने के लिए वो कहता है, जन्नत उसको साफ साफ मना कर देती है। जन्नत सोनू से कहती है कि जो गलतियां मैं पहले कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा उसे नहीं करना चाहती हूँ। जब मना कर देती है, सोनू को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जो उसने पैसे जन्नत के ऊपर लुटाया है, उन पैसों को वसूली वो कैसे करेगा। इसीलिए सोनू अब जन्नत के इस धंधे में उतारने के लिए एक चाल चलता है। दरअसल एक दिन शाम के समय जब जन्नत के रूम पर वो पहुंचता है, उसको कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नशीली पदार्थ मिला करके दे देता है, जिसको पीने के बाद जन्नत एकदम से नशे में आ जाती है। अब जन्नत जब नशे की हालत में होती है, उसी समय ही सोनू जन्नत के साथ दैहिक संबंध बना लेता है। लेकिन जन्नत जब होश में आती है और जब उसको ये बात पता चलता है कि सोनू ने उसके साथ इस तरह की हरकत किया है, अब जन्नत सोनू से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। सोनू जो कि जन्नत से शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। अब इसी बात को लेकर के आए दिन जन्नत और सोनू के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान सोनू की पहली पत्नी मीना को जब ये बात पता चलता है, एक दिन मीना अपने पति को समझाते हुए कहती है कि दरअसल जन्नत तुम्हारे गले की फांस बन चुकी है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें काफ़ी दिक्कत करेगी। इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए परेशानी बन जाए, उसके लिए कोई रास्ता तुम ढूंढो। जब वो अपने पति को इस तरह की बातें कह करके वो समझाती है, सोनू को भी ऐसा लगता है कि शायद उसकी पत्नी मीना ठीक कह रही है। इसीलिए अब सोनू जन्नत को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर लेता है और फिर जन्नत को इस दुनिया के हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और साथ ही साथ इस प्लान में अपने साले गुड्डू को भी शामिल कर लेता है। जब अपना पूरा प्लान बना लेता है, इसी प्लान के तहत 14 जून को शाम के समय सोनू अपने साले के साथ जन्नत के कमरे पे पहुंचता है और अपने साथ में कुछ शराब की बोतलें भी लेकर के जाता है। उसके बाद से तीनों एक साथ ही बैठ कर के वहाँ पे शराब पीते हैं। लेकिन सोनू और गुड्डू अपने प्लान के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में जन्नत को शराब पिलाता है। जन्नत शराब तो पी लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके ऊपर नशा ही हावी नहीं होता और शराब पीने के दौरान ही अब सोनू के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। सोनू जब शादी से इनकार बार बार करता है, तो इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में हाथापाई भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सोनू इस प्रकार से क्रोधित हो जाता है कि जन्नत को उठाकर जमीन पे पटक देता है, जिस वजह से जन्नत बेहोश हो जाती है। जन्नत जब बेहोश हो जाती है, उसके बाद से सोनू और गुड्डू दोनों मिलकर के जन्नत को कमरे के भीतर खींच कर ले जाता है और फिर एक इलेक्ट्रिक वायर से उसे उसके गले में लपेट कर तब तक जोर से खींच देता है जब तक जन्नत की सांसें नहीं थम जाती। जन्नत की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से जन्नत की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी रात को उसकी लाश को अपने कार में रख करके वहाँ से वो निकलते हैं और सीधे नंदपुरा के सूखी नहर किनारे ये पहुँच जाते हैं और उसी नहर के भीतर जन्नत की लाश को फेंक देते हैं। जन्नत की लाश पहचान ना हो पाए, इसीलिए उसी रात को दोनों नज़दीकी पेट्रोल पंप पे जाते हैं। वहाँ से पेट्रोल लेकर के फिर से नहर के पास पहुँचते हैं। उस पेट्रोल को जन्नत के शरीर पर छिड़क कर उसको आग के हवाले कर देते हैं। वहाँ से दोनों फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। दरअसल सोनू को ये पूरा विश्वास होता है कि जन्नत आग में जल गई होगी, जिसकी वजह से उसका पहचान नहीं हो पाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से जन्नत का जब पूरा शरीर नहीं जल पाता है, पुलिस जब उसकी लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसका फ़ोटो खींच करके जब सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, आखिरकार ये फ़ोटो जन्नत के पति अंकित शर्मा तक पहुंच जाती है। अब सच में जब ये पूरी कहानी सोनू अपनी ही जुबानी पुलिस को बताता है, तो पुलिस सोनू के कहने पे उसके साले गुड्डू को भी अब हिरासत में लेकर आती है। पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर के जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपने को ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।